हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और हम देख रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री और चैप्टर अपना चल रहा है चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। और अल बरूनी टॉपिक चल रहा था और ये पार्ट 3 है। इस वाले वीडियो में अल बरूनी से संबंधित जो टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। और आज जो हम अल बरूनी के बारे में देखने वाले हैं वो दो टॉपिक देखेंगे कि अल बरूनी ने कास्ट सिस्टम के बारे में क्या बताया, भारत में जो कास्ट सिस्टम है, एज वेल एज इन्होंने वर्ण सिस्टम के बारे में क्या बताया। इन दो सिस्टमों को जानने की कोशिश करेंगे और अल बरूनी का कंप्लीट टॉपिक आज आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो पहला टॉपिक इसमें आज हम देखने वाले हैं अल बरूनी एंड सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। ठीक है, सांस्कृतिक ट्रेडिशंस मतलब भारत में जो परंपराएं चलती थी उनके बारे में, और अल बरूनी क्या लिखते हैं भारत की परंपराओं के बारे में। ठीक है, तो अल बरूनी भारत में आए, आप सबको पता है। और अल बरूनी आप इतना भी पता होगा बहुत सारी लैंग्वेजेज के बारे में जानते थे। इवन इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को भी इन्होंने मतलब अच्छी तरह से मतलब पढ़ लिया था, अच्छी तरह से समझ लिया था। और संस्कृत में मतलब एकदम यूँ समझ लो बहुत अच्छी मतलब पकड़ इन्होंने बना ली थी। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई साहब हम यहाँ पे आए और संस्कृत हमें एकदम सीधे सीधे समझ में आ गई, हमें बहुत सारी समस्याएं आई। तो ये मतलब पहले समस्याओं के बारे में बता रहे हैं। तो अल बरूनी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंडिंग लोकल प्रैक्टिसेस दीज प्रॉब्लम्स वर। अल बरूनी जब यहाँ पे आए तो उन्होंने लोकल प्रैक्टिस को समझने में बहुत ज़्यादा समस्या आई। लोकल प्रैक्टिसेस में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, जैसे हिज फर्स्ट प्रॉब्लम वाज संस्कृत। पहली समस्या जब अल बरूनी भारत में आए तो पहली समस्या थी संस्कृत को समझना। अब आपने भी संस्कृत पढ़ी होगी 10th क्लास तक, तो संस्कृत भाषा इतनी आसान नहीं है कि जो आसानी से समझ में आ जाए ना। कितने सारे रूप होते हैं, कितने सारे लकार होते हैं, कितने सारे इनके व्याकरण बहुत ज़्यादा विशाल है। ठीक है। तो अल बरूनी क्या करें, मुझे यहाँ पे जब मैं आया तो लोकल प्रैक्टिसेस को समझने में जो सबसे पहली समस्या आई वो थी भाषा की समस्या, और भाषा थी संस्कृत। उन्होंने कहा संस्कृत बहुत अलग लैंग्वेज है अरेबिक और पर्शियन की तुलना में। आपको पता है अरब कंट्रीज में जो भाषा बोली जाती है वो अरबी बोली जाती है, और ईरान के आसपास जो भाषा बोली जाती थी उसको बोलते थे पर्शियन भाषा बोली जाती थी। तो अल बरूनी कह रहे हैं कि ये जो संस्कृत भाषा है बहुत ज़्यादा अलग है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अलग हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। देखो, ही सेड दैट संस्कृत वाज सो डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शियन and ideas and concept could not easily translated from language to another। मतलब संस्कृत लैंग्वेज से अगर दूसरी लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट करना है तो उनको ट्रांसलेट करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि है ही टफ है ना। इनको समझने के लिए बहुत सारी व्याकरण की जरूरत पड़ती है, कितनी सारी विभक्तियाँ होती हैं, कितने सारे लकार होते हैं, कितने सारे रूप होते हैं। तो कह रहे मुझे बड़ी समस्या आ रही थी। अकॉर्डिंग टू बर्नी, लर्निंग संस्कृत वाज डिफिकल्ट एंड इट हैड वाइड रेंज एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। तो ये करें संस्कृत समझने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें वर्ड ही इतने सारे हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड हैं ना। हमने भी पढ़े थे ना, राम के रूप, नदी के रूप, पता नहीं कितने सारे वर्ड्स होते हैं। तो पहली समस्या इनको यहाँ पे आके जो सबसे बड़ी समस्या आई थी संस्कृत भाषा को समझना। फिर कह रहे संस्कृत भाषा बिल्कुल अलग है, अरेबिक और पर्शियन भाषा से बिल्कुल अलग है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना इतना आसान नहीं है। कॉन्सेप्ट मतलब ये वही व्याकरण की बात कर रहे हैं, इसको समझे कैसे, इसको ट्रांसलेट कैसे करें, इतना आसान नहीं है। ठीक है, आप भी सोचो, आपने मतलब इतने साल संस्कृत पढ़ी, क्या आपको संस्कृत आती है, क्या आप बोल सकते हो संस्कृत में, इवन आप भी ट्रांसलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ये तो बाहर से आए थे ना, तो इनको कितनी बड़ी समस्या आई होगी। कह रहे संस्कृत समझना बहुत डिफिकल्ट है, इतने सारे वर्ड्स हैं, एक एक वर्ड के कई सारे मीनिंग्स हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग्स बदल जाते हैं। तो यार ये बड़ा डिफिकल्ट था इनके लिए। दूसरी प्रॉब्लम ये कह रही है डिफरेंसेस इन द रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस है। सब सिंपल सी बात है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। आप कहीं भी दूसरी जगह पे जाते हो तो वहाँ के जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं और प्रैक्टिसेस होती हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट होती हैं। ये भाई साहब अरब कंट्री से आए थे, ये सेंट्रल एशिया से आए थे पहले, सेंट्रल एशिया आए थे। तो वहाँ पे इनका मतलब जो मेन जन्म हुआ था ख्वारिज्म में हुआ था, आप सबको पता है। वहाँ पर प्रैक्टिसेस अलग थी, वहाँ पर रिलीजियस बिलीफ अलग था, वहाँ पर जनरली लोग इस्लाम के मतलब फॉलोअर थे। ठीक है, यहाँ पे हिंदू धर्म के फॉलोअर थे, और यहाँ की रीति रिवाज प्रैक्टिसेस क्या थी अलग। अब ऐसा नहीं है कि तुम जाओ किसी जगह पे और तुरंत मतलब आपको सारे रीति रिवाज और ये सारी चीज़ें समझ में आए। तो सेकंड प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे इनको ये जो लोग हैं इंडिया के जो लोग थे अलग अलग रिलीजन फॉलो करते थे, इनके अलग बिलीफ्स थे, मान्यताएँ अलग थी, विश्वास अलग थे। तो एक इनको समझने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तीसरी प्रॉब्लम थी लोकल पॉपुलेशन के बारे में। किसके बारे में? लोकल पॉपुलेशन के बारे में। द थर्ड प्रॉब्लम वाज लोकल पॉपुलेशन वर प्री ऑक्यूपाइड विद देयर ओन फीलिंग्स एंड इग्नोरेंस और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कल्चर, आइडियाज एंड पीपल आउटसाइड देयर एक्सपीरियंस। कह रहे हैं ये लोकल लोग जो यहाँ पे थे वो पहले से उनके माइंड में कुछ फीलिंग्स थी, उनकी खुद की फीलिंग थी, और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था दूसरे कल्चर को जानने में, दूसरे कल्चर के बारे में आइडिया लेने में। और जो लोग मतलब उनके कल्चर से बाहर हैं उनको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि यहाँ के लोगों को अपनी ज़िंदगी जीना पसंद था, इनको दूसरों के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और न ही ये इंटरेस्ट ले रहे थे। ठीक है,
तो मतलब एक प्रकार से इग्नोरेंस का मतलब इनके अंदर फीलिंग थी दूसरों के बारे में, ठीक है। तो ये 3 समस्याएं मतलब बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, अल बरूनी। में एक बार फिर बता रहा हूँ, पहली समस्या थी, कह रहे हैं संस्कृत भाषा की समस्या थी। संस्कृत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी और ये जो भाषा है संस्कृत अरेबिक और पर्शियन भाषा से बिल्कुल अलग है। इसके जो कॉन्सेप्ट है इनको आसानी से समझा नहीं जा सकता, आसानी से एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। तो ये एक बड़ी समस्या थी। और फिर कह रहे हैं इसमें संस्कृत में इतने सारे वर्ड हैं, इतने सारे मीनिंग्स हैं, इनको समझना वाकई में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। दूसरी समस्या बता रहे कि यहाँ पर जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। किससे डिफरेंट थे, जो पहला मतलब ये जहाँ भी रह के आए वहाँ से अलग थे। तीसरी आपकी लोकल पॉपुलेशन की समस्या बता रहे हैं, कह रहे लोकल पॉपुलेशन की खुद की अपनी प्री ऑक्यूपाइड फीलिंग्स थी और वो इग्नोरेंस टाइप के थे, मतलब उनको कोई दूसरों के कल्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं था और बाहर के एक्सपीरियंस के बारे में लोग जानना नहीं चाह रहे थे। तो ये 3 समस्याएं फेस करते हैं कौन, अल बरूनी, यहाँ की प्रैक्टिसेस को समझने में। फिर भी आपको देखने को मिलेगा इनका, देखो अब ये कंट्रीब्यूशन देखो, इतनी सारी समस्या होने के बावजूद भी इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए। Despite these problems, Al-Biruni depended exclusively on works of Brahmins and often cited passages from Vedas, Bhagavad Gita, works of Patanjali, Manusmriti, etc. to provide understanding of Indian society. इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद भी उसने इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए पहले संस्कृत भाषा को सीखा और ब्राह्मणों के जो मतलब काम थे, ब्राह्मणों के जो ग्रंथ थे उनको इन्होंने पढ़ा और ये अपनी नॉलेज के लिए, अगर ये इंडियन सोसाइटी के बारे में जो जानना चाहते थे उनके लिए पूरी तरह से ये ब्राह्मणों के काम पर डिपेंड थे। और इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी उसमें मतलब जो जानकारी दे रखी है वो कहाँ से सीखी उन्होंने, वेदास, भागवत गीता, पतंजलि और मनुस्मृति, इन सारी चीज़ों को पढ़ के इनमें से चीज़ों को निकाला और अपनी किताब में डाला और इंडियन सोसाइटी के बारे में बताया। कितनी बड़ी बात है, मतलब पहले समस्याएं आ रही हैं, बता रहे हैं भैया मुझे बहुत समस्याएं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके मतलब बड़ा आसानी से चीज़ों को मैं समझने लग गया था। बहुत समस्या आई थी, समस्याओं को इन्होंने ओवरकम किया, ब्राह्मण लोगों से दोस्ती करी और इन्होंने फिर संस्कृत भाषा को सीखा और यहाँ के ब्राह्मण्स के जो ग्रंथ थे उनको पढ़ा और पढ़ लिख के तब जाके इंडियन सोसाइटी को समझने लगे कि इंडियन सोसाइटी है क्या। समझने के लिए उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ा, जैसे वेदास को पढ़ा, भागवत गीता को पढ़ा, पतंजलि का जो काम था महाभाष्य उसको देखा, मनुस्मृति को देखा, तब जाके इनको समझ में आया। ठीक है, अगला है अल बरूनी ऑन कास्ट सिस्टम। अब ये कास्ट सिस्टम पर क्या कहते हैं कौन, अल बरूनी, इसको समझते हैं। ठीक है, अल बरूनी ट्राई टू एक्सप्लेन कास्ट सिस्टम बाय कंपेयरिंग इट विद सिमिलर सिस्टम इन अदर सोसाइटीज। तो अल बरूनी ने भारत के कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए इसको कंपेयर किया, दूसरी सोसाइटी से कंपेयर किया। इनके अनुसार भारत में कास्ट सिस्टम जो है यूनिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में कास्ट सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। कह रहे हैं कास्ट सिस्टम कई जगह पे फॉलो भी नहीं किया जाता था, है ना। इन्होंने बताया, ही नोटेड दैट इन पर्सिया, एंशिएंट पर्सिया 4 सोशल कैटेगरीज वर रिकॉग्नाइज्ड। ये पर्सिया की बात कर रहे हैं, पर्सिया जिसको आज की डेट में हम ईरान बोलते हैं, ध्यान रखना, पहले पर्सिया बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, ईरान बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने इंडियन कास्ट सिस्टम को कंपेयर किया दूसरे सिस्टम से। अब दूसरा सिस्टम यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं, एंशिएंट पर्सिया के बारे में बता रहे हैं, एंशिएंट ईरान के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई यूनिक कंट्री है, यहीं पर मतलब ये देखने को मिलेगा कि ये दूसरे जगह पर भी मतलब देखने को मिलेगा। दूसरी जगहों पर जैसे पर्सिया में बता रहे हैं, पहले पर्सिया में 4 कैटेगरीज बनाई गई थी। सबसे ऊपर थे नाइट्स एंड प्रिंसेस। नाइट मतलब जो सैनिक होते थे, है ना, जो लड़ते थे उनको नाइट्स बोलते हैं, सोल्जर्स जो होते थे, घुड़सवार जो होते थे, और प्रिंसेस पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में मॉन्क, फायर प्रीस्ट और लॉयर्स हुआ करते थे। तीसरी कैटेगरी में फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स और अदर साइंटिस्ट हुआ करते थे। और सबसे लास्ट में पीजेंट और आर्टिशियंस हुआ करते थे। ऐसे करके कह रहे हैं कि ये कास्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये पर्सिया में देखने को मिलेगा। तो कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है, कास्ट सिस्टम ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में, और भी जगह पर है, पूरी दुनिया में मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का सिस्टम है। और इन्होंने हमारे कास्ट सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं किससे, एंशिएंट पर्सिया से कंपेयर कर रहे हैं। He pointed out that in Islam all men were considered equal and they differ only in their observance of pity। कह रहे हैं हमारे इस्लाम में भी यार अलग सारे लोग हैं ना, सबको इक्वल माना जाता है ना, बस ये कि वो अपने मतलब धर्म को, अपने मतलब श्रद्धा को, अपने मतलब जो भावनाएं उसको किस प्रकार से ऑब्जर्व करते हैं, ये एक अलग चीज़ है ना। उनका जो मतलब धर्म के प्रति जो लगाव है, धर्म के प्रति जो मान्यता है, उसको फॉलो करने का मतलब तरीका अलग है। जैसे इस्लाम में अगर हम बात करें, इस्लाम में भी आपको पता है 2 कैटेगरीज है ना इस्लाम में, एक तो होते हैं शिया और एक होते हैं सुन्नी। कह रहे हैं इस्लाम में बस ये ऑब्जर्व करने का तरीका अलग अलग है, इसमें भी डिवाइडेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस ये कह रहे हैं कि सारे मैनों को इक्वल कंसीडर किया जाता है, बस ऑब्जर्व करने का तरीका अलग है। इस्लाम में भी कैटेगरीज बनाई गई, शियाओं का अपना मतलब मान्यताएं हैं और सुन्नियों की अपनी अलग मान्यताएं हैं। अल-बरूनी डिस्क्रिप्शन ऑन कास्ट सिस्टम वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज स्टडी
of normative Sanskrit text. These texts lay down rules for governing system from point of view of Brahmins, but in real life it was not so rigid. कह रहे हैं कि इंडिया में जो इन्होंने कास्ट सिस्टम की जो स्टडी करी, इसके लिए इन्होंने इन पर जो इन्फ्लुएंस है, मतलब अल-बरूनी जो कास्ट सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं मैंने जो कास्ट सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से बता रहा हूँ, इन्होंने जो ब्राह्मण्स के जो टेक्स्ट थे संस्कृत में जो लिखे हुए थे, उनमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं उनके आधार पर मैं बता रहा हूँ। और ये कह रहे हैं कि मतलब रियल लाइफ में इतना ज़्यादा ये रिजिड नहीं था जितना बताया जाता है, कि इतना ज़्यादा कठिन था, इतनी ज़्यादा समस्या नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैटेगरीज डिफाइंड एज अंत्याजा, एक कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, अंत्याजा, जिसका मतलब होता है बोर्न आउटसाइड द सिस्टम, जो सिस्टम से बाहर पैदा हुआ है, वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव लेबर टू बोथ पीजेंट एंड जमींदार। क्या करें, जो मतलब कास्ट सिस्टम से बाहर का है, उसमें पैदा हुआ है, उसका एक काम होता था, उसको एक जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम सबको मतलब लेबर प्रोवाइड कराओगे, पीजेंट को भी और जमींदार को। देवर ऑफन सब्जेक्टेड टू सोशल ऑपरेशन, कई बार उन पर मतलब समाज जो है मतलब उनको प्रताड़ित भी करते थे, बट देवर इंक्लूडेड विद द इकोनॉमिक नेटवर्क। ठीक है, मतलब भले ही इनका शोषण करते हों, किसका अंत्य आ जाएगा, मगर वो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर थे, लोगों के साथ मतलब मिलके काम करते थे। तो एक एग्जाम्पल अंत्य राजा के बारे में दे रखा है। एक चीज़ पर अल-बरूनी ने डिस्कस किया, वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे प्रदूषण नहीं है, यहाँ पे पॉल्यूशन का मतलब है, जो आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम चलता था। अगर कोई व्यक्ति मतलब अनटचेबल है और इसने किसी दूसरे व्यक्ति को टच कर दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। इस वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन के बारे में। तो अल-बरूनी का पॉल्यूशन पर क्या डिस्क्रिप्शन है वो हम देखते हैं। अल-बरूनी एक्सेप्टेड ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम बट ही रिजेक्टेड द नोशन ऑफ पॉल्यूशन। अल-बरूनी ने मतलब जो जहाँ पे ब्राह्मण्स का जो कास्ट सिस्टम वाला जो डिस्क्रिप्शन था उसको एक्सेप्ट किया। कह रहे हैं कि ठीक है भाई, देखो ऐसा नहीं है कास्ट सिस्टम सिर्फ इंडिया में, कास्ट सिस्टम इंडिया के बाहर भी चलता है, मगर मैं एक चीज़ को पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूँ, वो है तुम्हारी जो पॉल्यूशन की जो धारणा है, पॉल्यूशन का जो सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या मतलब है यहाँ पे पॉल्यूशन का, तो ये देखो पॉल्यूशन का मतलब, हियर पॉल्यूशन मीन्स प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस के, अगर किसी ने कोई अनटचेबल है उसने छू दिया तो मतलब आप क्या होगे, पॉल्यूट होगे। तो आपको फिर भैया क्या करना पड़ेगा, पवित्र करने के लिए गंगा जल का छिड़काव लगवाना पड़ेगा या गंगा जल से नहाना पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप की मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस चलती थी, कुछ लोगों को बिल्कुल सोसाइटी से बाहर रखा जाता था। कह रहे भैया कास्ट सिस्टम तुम्हारा जो चल रहा है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, मगर हम तुम्हारे जो पॉल्यूशन की जो धारणा है, पॉल्यूशन का जो सिस्टम है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पॉल्यूशन का मतलब इनके लिए क्या है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लोअर कास्ट पीपल बाय अपर कास्ट पीपल। तो यहाँ पे लोअर कास्ट के जो लोग थे, अपर कास्ट के लोग उन पर क्या करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। यूँ करें यार, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगी। देखो कास्ट सिस्टम है, सब जगह चलता है, मगर तुम ये जो पॉल्यूशन वाला सिस्टम चला रखा है ना, दिस इज नॉट गुड। इससे मतलब ये खुश नहीं थे, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो मैं बिल्कुल इसका खंडन करता हूँ। According to Al-Baruni, everything that is polluted will try to regain its original condition of purity. Al-Baruni कह रहे हैं कि यार इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो खराब हो जाए और वापस सही ना हो। कह रहे हैं कि नेचर में भी बहुत सारी समस्याएं होती रहती हैं, नेचर में भी कई सारी चीज़ें खराब होती रहती हैं, बल्कि एक समय के बाद वो प्योर हो जाती हैं ना। नेचर में जैसे रिवर्स हैं, पॉल्यूट हो गई तो एक समय के बाद वो सही भी हो जाएंगी। तो ये क्या सिस्टम है, यहाँ तो तुमने परमानेंट सिस्टम कर दिया कि ये तो मतलब पॉल्यूट ही रहेंगे, अगर इन्हें उन्होंने किसी को टच कर दिया तो दूसरा वाला खराब हो जाएगा, उसका मतलब धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, फलाना ठिकाना, ऐसी चीज़ें। कह रहे नेचर, खुद नेचर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सही ना हो, है ना। तो ये कह रहे नेचर में कोई भी चीज़ अगर पॉल्यूट होती है तो वो अपने आप को दोबारा से रीगेन कर लेती है, दोबारा से ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है। मगर तुम्हारा सिस्टम तो कहता है भैया ये तो हमेशा पॉल्यूटेड ही रहेंगे और ये जिसके भी कॉन्टेक्ट में आएंगे उसको भी पॉल्यूट कर देंगे। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम ये इस सिस्टम के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। तो अकॉर्डिंग टू अल-बरूनी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल पॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन कास्ट सिस्टम इज अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर। ये भाई साहब तुम्हारा जो पॉल्यूशन वाला सिस्टम है ये बिल्कुल नेचर के खिलाफ है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, एक्सप्लेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अल-बरूनी ऑन पॉल्यूशन और कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम के बारे में आए तो ये लिख देना है ना। अब अल-बरूनी का अकाउंट ऑन वर्णा सिस्टम। अल-बरूनी वर्णा सिस्टम के बारे में बताएंगे। आपको पता है हमारे यहाँ पे वर्णा सिस्टम में 4 वर्णों के बारे में बताया गया। सबसे ऊपर होते हैं ब्राह्मण्स, फिर होते हैं क्षत्रिय, फिर होते हैं वैश्य और सबसे नीचे होते हैं शूद्र। तो अल-बरूनी इसी वर्णा सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो अल-बरूनी इस वर्णा सिस्टम के बारे में कैसे बता रहे हैं, इन्होंने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को पढ़ा और उनके आधार पर ये मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एज पर अल-बरूनी अकाउंट ऑफ सिस्टम ऑफ वर्णा हाईएस्ट कास्ट वाज ब्राह्मण। तो जब इन्होंने वर्णा सिस्टम को पढ़ा
तो अलबरूनी कह रहे हैं कि सबसे ऊपर जो कास्ट थी, सबसे ऊपर थी, वो थी ब्राह्मण। कौन सी थी? ब्राह्मण। तो ये कह रहे हैं कि जो मैंने बुक पढ़ी, हिंदूज की जो बुक पढ़ी, बुक ऑफ हिंदूज मेंशन देयर दे वर क्रिएटेड फ्रॉम द हेड ऑफ ब्राह्मण। देखो अलबरूनी यहाँ पे एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देना, मैं एक बार बना देता हूँ इसको। तो ये अलबरूनी कह रहे हैं कि मैंने जो ब्राह्मण बुक्स पढ़ी उनसे मुझे पता चला किसके बारे में, इस वर्णा सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये मान लो ये भी हैं व्यक्ति हैं, ठीक है, बुक में इनका नाम दिया गया है ब्रह्म। क्या नाम दिया है? ब्राह्मण नाम दिया गया है इनका। क्या नाम दिया है? एक नेचुरल फोर्स है ब्राह्मण। तो अलबरूनी कह रहे हैं कि मुझे जो पता चला कि चार जो वर्ण हैं कैसे क्रिएट हुए। अब सुनना चारों के बारे में। ये कह रहे हैं हेड से तो क्रिएट हुए ब्राह्मण, शोल्डर्स से क्रिएट हुए तुम्हारे क्षत्रिय, और थाई जो होती है, थाई है ना, जांग, यहाँ से क्रिएट हुए वैश्य, और जो फीट होते हैं, फीट, यहाँ से क्रिएट हुए आपके शूद्रास। तो मतलब ये कह रहे हैं एक नेचुरल फोर्स है, नेचुरल फोर्स जिसका नाम है ब्राह्मण नाम है। ठीक है, मतलब ऐसे समझो भगवान ब्रह्मा जी का रूप में, क्योंकि आपको पता है इसमें इस दुनिया के क्रिएटर किसको माना जाता है? हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी को माना जाता है। तो एक नेचुरल फोर्स है जिसका नाम है ब्राह्मण। तो इनका हेड जो है, सिर जो सबसे ऊपर है, उनसे कौन निकले? ब्राह्मण निकले। तो भाई इसलिए ये जो वर्णा सिस्टम है सबसे ऊपर रखे गए। फिर जो शोल्डर हैं, शोल्डर से कौन निकले? क्षत्रिय निकले, इनको दूसरे नंबर पर रखा गया है। फिर जो पैरों की जांग होती है, थाई, थाई से कौन निकले? वैश्य निकले। और सबसे नीचे जो फीट होते हैं, फीट से कौन निकले? शूद्र, इसलिए शूद्रों को सबसे नीचे रखा गया है। तो ये बताया वर्णा सिस्टम के बारे में किसने? अलबरूनी ने। और ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये मैं ऐसा नहीं कि अपने आप बता रहा हूँ, मैं जो मतलब हिंदू की जो बुक पढ़ी है उनके आधार पर बता रहा हूँ। तो अलबरूनी के अनुसार वर्णा सिस्टम में सबसे हाईएस्ट कास्ट कौन सी है? ब्राह्मण है। तो जो हिंदूज की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो ब्राह्मण है कहाँ से क्रिएट हुए हैं? ब्राह्मण के हेड से। जो व्यक्ति जो बताया गया है, जिसके हेड, थाई, शोल्डर, इन सब चीज़ों की बात की जा रही है, कह रहे हैं जो व्यक्ति बताया गया उस व्यक्ति का नाम क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण और कुछ नहीं है, ये सिर्फ नेचुरल जो फोर्स है उसका एक नाम दिया गया है। ठीक है, ये कह रहे हैं चूंकि सिर सबसे ऊपर होता है बॉडी के, इसलिए ब्राह्मण जो हैं अपनी जो वर्णा सिस्टम है उसमें सबसे ऊपर माने गए हैं और सबसे बेस्ट काइंड ऑफ मैनकाइंड माने गए हैं। सबसे बेस्ट जो इंसान माने गए हैं वर्णा सिस्टम के अनुसार वो है ब्राह्मण। ठीक है, फिर कह रहे ब्राह्मण के बाद दूसरी चीज आती है क्षत्रिय। क्षत्रिय कहाँ से क्रिएट हुए हैं? शोल्डर्स एंड हैंड्स ऑफ ब्राह्मण। तो ये जो ब्राह्मण है इसके कंधों से और हाथों से कौन पैदा हुए हैं? इनसे पैदा हुए हैं क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रियों के बाद आते हैं वैश्य। कौन आते हैं? वैश्य। और ये कह रहे हैं वैश्य कहाँ से पैदा हुए? थाई ऑफ ब्राह्मण। तो ये जो नेचुरल फोर्स बताई गई है ब्राह्मण, इसकी जो थाई है उससे क्रिएट हुए आपके वैश्य। और शूद्र जो हैं ये क्रिएट हुए ब्राह्मण के फीट से, पैरों से पैदा हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके दोबारा एक बार फिर बताता हूँ। इनके अनुसार एक नेचुरल फोर्स है, उस नेचुरल फोर्स का नाम दिया गया है ब्राह्मण है ना। और ब्राह्मण का सिर सबसे ऊपर होता है, तो सिर से क्रिएट हुए ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मण के सिर से ब्राह्मण पैदा हुए। फिर ब्राह्मण के हाथों से और कंधों से कौन पैदा हुए? आपके क्षत्रिय पैदा हुए। फिर जो थाई है, जांग से कौन पैदा हुए? वैश्य पैदा हुए। और जो चरण है, फीट से कौन पैदा हुए? शूद्र पैदा हुए, है ना। तो ये बताया किसके बारे में? वर्णा सिस्टम के बारे में, जो लिखा हुआ है हिंदू बुक्स में लिखा हुआ, उसको पढ़ के इन्होंने अलबरूनी ने वर्णा सिस्टम के बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू अलबरूनी दीज क्लासेस दो डिफर फ्रॉम ईच अदर बट दे लिव टुगेदर इन सेम टाउन विलेज, मिक्सड टुगेदर इन द सेम हाउसेस एंड लॉजिंग्स। कह रहे हैं ठीक है भाई साहब, अच्छी बात है, यहाँ पे इन्होंने वर्णा सिस्टम के बारे में बता दिया। कह रहे हैं वर्णा सिस्टम में 4 अलग अलग कैटेगरीज बताई गई हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। मगर अच्छी बात ये क्या बता रहे हैं कि भाई साहब ये सभी लोग एक ही टाउन में रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं, साथ में रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इन्होंने एक अच्छी चीज बताई है कि ये सब कहाँ रहते हैं? एक ही टाउन और एक ही गांव में रहते हैं। तो यहाँ पर अलबरूनी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हमारा खत्म हुआ, सारी चीजें हमने देख ली। तो ध्यान रखना, अलबरूनी का कास्ट सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन आ सकता है, अलबरूनी का वर्णा सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन आ सकता है, अलबरूनी को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी उनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन आ सकता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना अगर आता है तो अलबरूनी टॉपिक कंप्लीट हुआ। और मैं एक काम करूँगा, ये 3 पार्ट जो थे, तीनों पार्टों को मर्ज करके एक सिंगल वीडियो भी इसकी बना दूंगा, ताकि एक साथ में अलबरूनी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।